हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। अभी तक हमने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फिफ्थ को स्टार्ट किया था। वहाँ पर कुछ टॉपिक कवर किए थे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। So before you start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक जो हम जानते हैं, हमें पता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर चुंबकीय बल QVB sin थीटा लगने लगता है, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज बल। जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और वो कहलाता है VD। हम कहते हैं उसको VD। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं आवेशित कण, उस पर चुंबकीय बल लगने लगता है। यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करने लगता है, चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। यदि चालक के कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को गुणा कर दें तो संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल ज्ञात हो जाता है। क्लियर है? यदि चालक के कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को गुणा कर दें, यानी कि जो चुंबकीय बल है उससे हम गुणा कर दें, तो हमें संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल ज्ञात हो जाता है। देखिएगा, यहां पर हमने एक चालक दिखाया गया है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और वह चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धारा की दिशा इस तरफ है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करता है, वो धारा की अपोजिट दिशा में करता है। क्लियर? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो L है वो क्या है, चालक की लंबाई है, A चालक के काट का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और VD मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जिस वेग से ये धारा की अपोजिट दिशा में गति करता है। माइनस E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसको हम Q बोलते हैं, और N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व। स्मॉल n को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व बोलेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि F = QV × B ये लॉरेंज बल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल f Q क्या होगा, -E होगा। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, और जो V है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, VD हमने यहाँ पर लिखा, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो एज इट इज रहने दिया। तो माना चालक में उपलब्ध कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो कैपिटल N क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू चालक का आयतन। जो कैपिटल N होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू चालक का आयतन। अगर हम देखें तो हमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाती है, जो चालक के अंदर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो कैपिटल N = देखिएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, स्मॉल n होता है, तो यहाँ पर स्मॉल n है। चालक का आयतन क्या होता है, V होता है। देखिएगा, आयतन एरिया इंटू लेंथ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है। तो एरिया इंटू हाइट, अब देखिएगा हाइट भी तो एक लेंथ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, यानी कि वॉल्यूम आयतन। चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल F = NF हो जाएगा। हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की यदि हम मल्टीप्लाई किसी चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, उस चालक पर संपूर्ण बल मिल जाता है, चुंबकीय बल मिल जाता है। तो देखिएगा कैपिटल F क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है स्मॉल f, उसको हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने भी संख्या है उस चालक में इलेक्ट्रॉन की n,
उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिएगा यहाँ पर अगर हम स्मॉल एफ की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा माइनस ई वी डी इंटू बी। तो ई वी डी इंटू बी और माइनस यहाँ पर है स्मॉल एन ए इंटू एल। स्मॉल एन ए इंटू एल जो है वो क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाता है चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल F इक्वल टू माइनस एन ए एल ई वी डी इंटू बी। हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है। यहाँ पर हम अनुगमन वेग को देख लेते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं। गति करते हुए वे सदैव धनायन परमाणुओं से टकराते भी रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं, हम अनुगमन वेग कहेंगे और इसकी दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है, इसको आप याद रखिएगा। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो होता है I इक्वल टू एन ए वी डी ई। वी डी क्या है, ये है हमारे पास अनुगमन वेग। तो क्या होगा, यदि हम दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आई एल इक्वल टू माइनस एन ए वी डी ई एल हो जाएगा। अब देखिएगा E क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। समीकरण 1 से हम देखेंगे, जो हमें समीकरण 1 हमने पाई थी, कौन सी थी, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। यहाँ से F इक्वल टू माइनस एन ए एल ई वी डी इंटू बी, यहाँ से हम इसको लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू रखें माइनस एन ए वी डी ई एल, इसकी वैल्यू हम रखें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है, देखिएगा माइनस एन ए एल ई और वी डी, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है आई एल और इंटू में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बनता है, जब हम इसके वेक्टर रूप को हटाएंगे तो एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा बनता है। तो यहाँ पर कंडीशन बन जाती है थीटा इक्वल टू यदि 0 हो तो हमारे पास जो एफ आएगा यानी कि चुंबकीय बल आएगा वो कितना आएगा, चालक पर बल 0 आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा यदि चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा एक ही हो, यानी कि चुंबकीय बल भी इधर है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी इधर है और यहाँ पर अगर आई है, ठीक है, यहाँ पर अगर आई है चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ है, तो दोनों के बीच अगर एंगल 0 हो जाए यानी कि दोनों की धारा एक ही डायरेक्शन में हो जाए, दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यानी कि आई भी इस साइड ही है और बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरफ ही है, तो थीटा इक्वल टू 0 हुआ। तो यदि धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही हो तो चालक पर कोई बल नहीं लगता है। यदि थीटा इक्वल टू 180 यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या है, 180 है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, आई बी एल, और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो फिर भी ये 0 ही होगा। हम कह सकते हैं कि यदि चालक पर जो बल लग रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा यदि थीटा इक्वल टू 180 हो। यानी कि हम कह सकते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा के विपरीत हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, धारा इस तरफ है, तो एंगल कितना होगा, 180, तो तब भी क्या होगा, उस पर चालक पर लगने वाला कुल फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 90 डिग्री पर, यदि चालक में बहने वाली धारा आई यहाँ पर है और इससे 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बी एल, और साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1, तो आई बी एल आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 90 पर चालक पर अधिकतम बल होता है, ठीक है। जो चालक पर अधिकतम बल होता है वो कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र और उसमें बहने वाली धारा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो चालक पर बल अधिकतम लगता है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है, आपको फिगर दिखाई दे रहा है तो देखिएगा चित्र में एक धारावाही को दर्शाया गया है। मान लिया ये एक धारावाही है जो किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ पर ये क्रॉस से हमने क्या दर्शाया, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया है और ये एक धारावाही है। क्लियर। तो हमें क्या देखते हैं यहाँ पर कि धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, बी क्रॉस में रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, यानी कि ये कागज का तल है, इससे नीचे की ओर होगी, ठीक है, नीचे की ओर है, इस तरीके से आपके सामने को और अंदर की तरफ है, ठीक है। ये हमने इसकी दिशा को माना। तो जो हमें फिगर दिखाया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन ई धारा के विपरीत दिशा में वीडी वेग से गतिशील है। देखिएगा धारा इस तरफ है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वीडी वेग से गतिशील दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल वो कितना होगा, तो यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र ये बाहर को है, बाहर की तरफ, और ई इस आई जो है वो इस साइड, तो एंगल कितना हुआ उसके बीच, 90 एंगल हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और आई उसमें धारा है, और वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग जो धारा के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ एम, एम क्यों लिखा, एम यहाँ पर इसलिए लिखा गया कि जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम स्मॉल एम से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लॉरेंज बल होता है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल ही बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि एफ एम कह रहे हैं। तो यहाँ पर ई वी डी बी होगा। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि जो हमने अभी निकाला था वो हमारे पास क्या था, हमने कैसे यहाँ पर निकाला था कि F जो होता है लॉरेंज बल, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है Q V इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम देखें जो Q है वो क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा E, और V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, जो अनुगमन वेग है वो है VD, और इंटू में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखा हुआ है, ये Q की जगह पर लिखा हुआ है E जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो V है इलेक्ट्रॉन का वेग, वो क्या है, VD लिखा हुआ है। तो चुंबकीय बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन चालक की पूरी लंबाई में उसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित होने लगता है। देखिएगा यहाँ पर हमने देखा कि चालक के ऊपरी सतह पर, चालक के ऊपरी सतह पर माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन चालक के ऊपरी सतह पर यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसके फलस्वरूप चालक की जो ऊपरी सतह है उस पर ऋणावेशित तथा नीचे की जो सतह है उस पर धनावेशित उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, धनावेश उत्पन्न होता है नीचे सतह पर, और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है इसके ऊपरी सतह पर, और जिसके कारण चालक में बहने वाली धारा आई तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर कोई चालक है, वो क्या कर, उसमें हमने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र B में उसको हमने रख दिया किसी चालक को। तो हम क्या देखते हैं कि जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा I के विपरीत में उसके इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं, और उसके 90 डिग्री पर, धारा के 90 डिग्री पर एक बल काम करता है जो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल जो होता है EVD-B। अब देखिएगा, अब इसके फलस्वरूप जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो हम क्या देखते हैं, हम ये इफेक्ट देखते हैं कि जो चालक है उसके ऊपरी सतह पर माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और जो निचली सतह है उस पर प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। जब माइनस और प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो उसके प्रभाव से क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जिसके कारण चालक में बहने वाली धारा I तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। देखिएगा जिसकी दिशा कैसी है, नीचे से ऊपर की ओर है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो जिसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो हॉल इफेक्ट होता है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिएगा एक चालक हमने लिया, चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हमें क्या मिला कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, धारा की अपोजिट डायरेक्शन में VD वेग से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। अब इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि जो चालक की ऊपरी सतह है उसमें माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और जो निचली सतह है उसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और इसके चलते हम क्या देखते हैं कि इसके प्रभाव से एक चुंबकीय जो मतलब विद्युत क्षेत्र होता है वो उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस चार्ज नीचे है, माइनस चार्ज ऊपर है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, जो हमारा विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन है हम देखते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। और हॉल वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, हॉल वोल्टेज को हम लिखते हैं VH से, जो यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाया गया है, जो ये इसकी वोल्टेज है वो कहलाती है हॉल वोल्टेज, और जो ये विद्युत क्षेत्र है ये कहलाएगा हॉल विद्युत क्षेत्र। तो हॉल वोल्टेज क्या होगा, यदि हम विद्युत क्षेत्र यानी कि हॉल विद्युत क्षेत्र की मल्टीप्लाई D से कर दें तो क्या हो जाता है, हमें हॉल वोल्टेज, क्लियर है, यानी कि हॉल वोल्टेज क्या होता है, यदि विद्युत क्षेत्र EH को चालक की ऊंचाई जो D है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपरी व नीची सतह के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो हमें क्या है, इसका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, और जिसे हॉल वोल्टेज कहते हैं, हम इसे ही हम क्या कहेंगे, हॉल वोल्टेज कहेंगे। अब देखिएगा साम्यावस्था कंडीशन अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से यह इफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत होती है। क्लियर? जब दोनों के मान समान हो, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तब इलेक्ट्रॉनों का जो ऊपरी सतह है, इलेक्ट्रॉनों की जो ऊपरी सतह है जहां पर वे एकत्र हो रहे हैं, वो रुक जाते हैं और एक साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं साम्यावस्था को, ई यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और हॉल विद्युत क्षेत्र, हॉल विद्युत क्षेत्र, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगी, जो हमें F यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा था, चुंबकीय बल मिल रहा था, EVD B, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक साम्यावस्था क्रिएट हो जाती है। तो हॉल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, E से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EH इक्वल टू VD B हो जाता है। तो यदि आपको न्यूमेरिकल में कभी हॉल वोल्टेज निकालने को कहे तो आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, और हॉल विद्युत क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करने को है तो आप लगाओगे EH इक्वल टू VD B वाला फॉर्मूला। अब यहां पर हम देख लेते हैं हॉल इफेक्ट के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट। तो फर्स्ट है चालक अर्धचालकों, चालक और अर्धचालकों का आवेश घनत्व ज्ञात करना, यानी कि हॉल इफेक्ट को हम कहां पर यूज करते हैं, चालक या फिर अर्धचालक का अगर हमें आवेश घनत्व ज्ञात करना है तो हॉल इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक का पता लगाने में, चालक के पदार्थ की चालकता ज्ञात करने में, और अत्यंत सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र के, अत्यंत सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना अगर हमें करनी है तो हम हॉल इफेक्ट का सहारा लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको जरूर देखिएगा। यदि चालक में धारा का मान I इक्वल टू NaVdE है तो Vd जो होगा वो यहां से किस तरीके से निकाल सकते हैं, I के इक्वल में क्या, I के अपॉन में क्या आ जाएगा, Na और E, ठीक है, यहां से हम Vd की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हॉल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, EH इक्वल टू VdB होता है, तो यहां से Vd की जब वैल्यू रखेंगे तो IB अपॉन NaE हो जाएगा। तो यहां से हम हॉल विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हॉल वोल्टेज की वैल्यू भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो वैल्यू होती है हमारे पास EH इंटू डी, तो EH की वैल्यू क्या है, IB अपॉन NaE है, तो यहाँ पर EH की वैल्यू रखेंगे तो IBD अपॉन NaE हो जाएगा। क्लियर? यहां तक हमने देखा हॉल इफेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल आघूर्ण। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल आघूर्ण किस तरीके से हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। देखिए फिगर को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। माना कोई आयताकार लूप है, कोई आयताकार लूप है ABC और D, ABC और D एक आयताकार लूप है। यहां से ABCD हमने आयताकार लूप लिया, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, ठीक है, ये B दिखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और उसमें ये लटका हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, ध्यान रखना। धारा लूप में जो माप दी हुई है वो क्या है, AB ये L है, DC ये भी L है, और BC और AD ये क्या है, इसकी चौड़ाई है यानी कि B है, तो ये इसकी लंबाई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या है, CD और AB ये इसकी लंबाई है, और ये BC और AD ये दोनों क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं लूप में धारा I बह रही है। लूप में क्या हो रहा है, धारा I बह रही है, ये क्या है, धारा I है जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल में बाएं से दाईं ओर है, यानी कि कागज के तल में बाएं से दाईं ओर इधर की तरफ है, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, यानी कि बाएं से दाएं तरफ इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, अब देखिएगा लूप का ये तल है, इसके तल पर एक अभिलंब खींचा हुआ है, यानी कि इस तरीके से तिरछा है तो एक तिरछा ही अभिलंब आएगा। यहाँ पर ये लूप भी इसी तरह है तो ये भी यहाँ पर इसका अभिलंब आएगा जो है YN, यानी कि इस बिंदु से अगर हम लें तो ये क्या है, YN एक अभिलंब है। तो देखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है। अब यहाँ पर ये अगर अभिलंब है और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ से ये थीटा कोण बनाएगा। इसी तरीके से ये इसका अभिलंब है इस तल का,
यानी कि BC तल पर जो अभिलंब था वो है YN और ये इससे चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। देखिएगा लूप का तल ये है और ये चुंबकीय क्षेत्र है और इससे लूप का तल कितना कोण बना रहा है, अल्फा बना रहा है। इसी तरीके से ये है लूप का तल AD, चुंबकीय क्षेत्र B से अल्फा कोण बना रहा है, इसको याद रखिएगा। अब जो F1, F2, F3, F4 हमने लिए गए हैं, हमने मान लिया कि लूप की भुजाओं पर यानी कि DA पर F1 फोर्स है, AB पर F3 फोर्स है, BC पर F2 फोर्स है, यहाँ पर B2 पर F2 फोर्स है BC पर, और यहाँ पर DC पर कितना है, F4 फोर्स है। ठीक है, F4 DC पर है, AD पर F1 है, AB पर F3 फोर्स है और BC पर F2 फोर्स है। यहाँ पर हमने इस फिगर को कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे, इन पर लगने वाला जो बल है F1, F2, F3, F फोर्स, ठीक है, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, देखिएगा किसी भी चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो होता है लॉरेंज बल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन पर एक बल कार्य करता है जो है लॉरेंज बल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, IBL sin थीटा। क्या फॉर्मूला होता है लॉरेंज बल का, F = IBL sin थीटा। इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए एक आयताकार धारा लूप ABCD चुंबकीय क्षेत्र B में लटका हुआ है, तो जो माप दी हुई है ABCD वो L है, BCDA वो क्या है, B है, और उसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। YN लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब है जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है और लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण बनाता है, हमने आपको अभी बताया था। तो भुजाओं पर जो बल है वो DA पर F1 है, BC पर F2, AB पर F3 और CD पर कितना है, F4 है। ठीक है, यहां तक हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब देखिएगा DA पर लगने वाला बल किस तरीके से निकालते हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है लॉरेंज बल का। ठीक है, DA पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉरेंज बल को। अब हम निकालेंगे जो DA पर एक्चुअल फोर्स लग रहा है, तो हम निकालेंगे यानी कि F1 की वैल्यू। तो I सेम है, B सेम है, लेकिन L यानी कि जो भी उसकी लंबाई है, उस तल की लंबाई है वो कितनी है, DA पर निकाल रहे हैं। तो देखिएगा DA यानी कि ये चौड़ाई है, तो DA कितना है, यहाँ पर B है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, DA यहाँ B है, तो हम यहाँ पर L की जगह पर क्या रखेंगे, B रखेंगे, यानी कि DA रखेंगे। और साइन थीटा, ये क्या है, साइन थीटा है। देखिएगा लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल में हमने जो थीटा बताया था वो क्या था, वो था चुंबकीय क्षेत्र और तल के बीच कोण। ठीक है, यानी कि अगर कोई चालक है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, ठीक है, और ये इसका तल है, तो यहाँ पर जो बल थीटा है ये क्या है, ये इस तल के, यानी कि ये कोई चालक है और इसका तल हम इस तरीके से मान रहे हैं, ये रखा हुआ ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र से चालक के तल का कोण थीटा था, इसलिए हम क्या लिखते थे, थीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से चालक के तल का जो कोण है वो कितना है, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र से चालक के तल का कोण अल्फा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं फिर से बता दूं कि लॉरेंज बल जब हमने निकाला था तो हमने क्या देखा था कि एक चालक, एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो एक धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उस चालक से चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण, चालक के तल से चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण थीटा था, इसलिए हमने क्या लिखा था, साइन थीटा। यहाँ पर चालक के तल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चालक का तल ये है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसके बीच बनने वाला कोण क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अल्फा लिखा। तो DA कितना है, B है, यानी कि IB स्मॉल b साइन अल्फा, यहाँ पर ये फॉर्मूला मिला। ये क्या है, DA पर लगने वाला बल है। अब BC पर लगने वाला बल किस तरीके से निकालेंगे, देखिएगा BC कहाँ पर है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, BC ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र B और तल के बीच में बनने वाला जो कोण है वो फिर से अल्फा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल BC यानी कि लेंथ बदलेगी, लेंथ हमारे पास क्या है, B है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, ये देखिएगा सेम आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा CD और AB पर लगने वाला बल,
अब यहां पर आप देखिएगा, इस फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पर जो बल लग रहा है वो ये है। ये किस तरीके से ज्ञात होगा? F3 और F4 को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो लॉरेंज बल था वो क्या होता है? IBL sin थीटा होता है। CD यानी कि चालक का जो तल हुआ वो ये है, यहां पर चालक का तल वो भी ये है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से चालक का तल कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा की जगह पर साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो जो F होगा इन दोनों तल पर वो कितना होगा? F4 और F3 दोनों बराबर होगा, F इक्वल टू IBL। और F इक्वल टू IBL क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर? यानी कि चालक के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण 90 है, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो इसी के चलते हमने क्या लिखा, जैसे कि अल्फा, तो अल्फा कितना हुआ? 90। तो यहां पर F3 IBCD साइन 90, तो कितना हो जाएगा? IBL। और यहां पर F4 कितना हो जाएगा? IBL हो जाएगा। यहां से अब हम निकालेंगे इसका बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जो हमें निकालना है। अब देखिएगा, बल F3 तथा बल F4 समान है, विपरीत परंतु समरेखीय नहीं है। ठीक है, समरेखीय नहीं है, तो दोनों मिलकर एक क्या करेंगे? बल युग्म बनाएंगे। यानी कि ये जो चालक था इसको कैसे करेंगे? यानी कि एक अगर इस तरफ है तो एक क्या होगा? इस तरफ होगा, यानी कि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ होगा। तो ये क्या करेगा? इसको इस तरीके से घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे और बल युग्म लूप पर बल आघूर्ण लगाता है, जो धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है। तो हम निकालेंगे, देखिएगा, AD और BC दोनों बराबर है, यानी कि B है इसकी जो लेंथ है। तो बल आघूर्ण हम निकालेंगे इन फोर्स पर, इस तल पर, यानी कि AD और BC पर जो बल आघूर्ण हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टॉ इक्वल टू बल गुना बलों के मध्य की दूरी। तो यहां पर हमने एक फिगर आपको दिखाया था, ये देखिएगा, जब ये दोनों फोर्स जो है आपस में इसको घुमाएंगे तो ये किस तरीके से करेंगे? ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं? तो देखिए, एक बल आघूर्ण पैदा करते हैं। ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स यहां से इस तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा? ये इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। हमने एक इस पर क्या माना? अभिलंब माना था, यानी कि ये इसके 90 डिग्री पर है। टोटल ये टोटल कितना हुआ? टोटल 90 डिग्री हुआ। अब देखिएगा, जब ये टोटल 90 है तो हम क्या कह सकते हैं? क्या हम इतने को 90 माइनस अल्फा कह सकते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा है। थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो थीटा है वो किसके इक्वल है? 90 माइनस अल्फा के इक्वल है। और एक बात और देखिएगा, यहां पर थीटा है, ठीक है, ये अभिलंब थीटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये थीटा हो जाएगा। तो यहां थीटा हो जाने के बाद क्या होता है? थीटा के सामने वाला लंब होता है। अब अगर हम साइन थीटा को रखें तो लंब यानी कि OD DO अपॉन में कर्ण कौन सा है? AD है, AD अपॉन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो DO की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AD साइन थीटा आ जाएगा। और AD की वैल्यू कितनी है? AD ये कितना है? ये B है, यानी कि ये वाला पोर्शन है, तो ये कितना था हमारा? B था। तो इसको क्या मानेंगे? AD को B, तो B साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से ये B साइन थीटा ये वाली भुजा आई हुई है। और ये फोर्स कितना है? F3 IBL और F4 भी कितना है? IBL है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं टॉर्क। तो टॉर्क को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, बल कितना है? F3 या F4 भी हम ले सकते हैं। और बलों के मध्य दूरी कितनी है? B साइन थीटा। देखिए, दोनों के मध्य दूरी कितनी है? दोनों के मध्य दूरी कितनी आई? लंबवत दूरी को हम लेंगे, केवल इस तरीके से इस दूरी को नहीं लेंगे, हम लेते हैं लंबवत दूरी, क्योंकि हमारे पास जो कपल का फॉर्मूला होता है, आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बल गुना लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये ना हो करके ये होगी, ठीक है, ये फोर्स है और ये फोर्स है ये वाला, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? B साइन थीटा। तो बीच की दूरी कितनी रखी जाएगी? B साइन थीटा रखी जाएगी। अब F3 की वैल्यू कितनी है? IBL इंटू B साइन थीटा हो जाएगी। यहां पर IBL इंटू B साइन थीटा। अब L इंटू B यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो हमने क्या रखा? टॉ इक्वल टू IB और L इंटू B की जगह पर A साइन थीटा हो गया। यदि धारा के लूप के चक्रों की संख्या कैपिटल N हम मान ले तो बलों का आघूर्ण होगा वो क्या होगा?
टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। देखिएगा, यदि धारा के लूप के चक्रों की संख्या हम n मान लें, यहाँ पर एक चक्कर का निकाला है, अगर हम n चक्कर मान लें तो क्या हो जाएगा, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिएगा, हमने अभी बताया था कि थीटा इक्वल टू कितना है, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ हम साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन को कॉस में बदल देते हैं और ये क्या हो जाता है, कॉस अल्फा हो जाएगा, सभी प्लस के होंगे। ठीक है, 90 जब आता है तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। तो यहाँ कॉस अल्फा आ जाएगा, तो साइन थीटा की जगह पर इसमें कॉस अल्फा रख दें तो हम क्या मिलता है, टाउ इक्वल टू NIAB कॉस अल्फा मिल जाता है। अब देखिए, जहां थीटा क्या है, थीटा है लूप के अभिलंब YN तथा B के मध्य कोण, और अल्फा क्या है, लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक के हम चलते हैं बायोट-सैवर्ट का नियम। बायोट-सैवर्ट का नियम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम टाइम पर देखने को मिलेगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, और इसके ऊपर जो भी डेरिवेशन होगा वो उसको हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।